हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो सीरीज़ है उसमें क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी का ये 3rd चैप्टर है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। तो चूँकि थोड़े 8th क्लास से चैप्टर लेंदी हो जाते हैं, मतलब बहुत लंबे नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से नोट्स भी थोड़े से लंबे आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है अध्याय 3। ठीक है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। यहाँ पे हम लोग संश्लेषित रेशे जो हैं उनके बारे में और प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर जो थे उनके, नेचुरल फाइबर हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था और यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक फाइबर जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले ये देखते हैं कि प्राकृतिक रेशे यानी जो नेचुरल फाइबर्स है वो क्या होते हैं। कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त जो रेशे होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। इसके बाद आता है संश्लेषित रेशे। सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए गए रेशे संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों की बात तो हो गई। अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो उन संश्लेषित रेशों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि बहुलक क्या होता है, क्योंकि इन्हीं का ही कॉम्पोजिशन होगा संश्लेषित रेशे। ठीक है, तो बहुलक यानी जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, ये क्या होते हैं। रासायनिक पदार्थों की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती, यही क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। तो ओवरऑल देखें तो बहुलक क्या है, कॉम्पोजिशन है। ठीक है, कई छोटी छोटी कड़ियाँ मिल करके एक जो है एक बड़ी जो है कोई चीज़ बना रही हैं, एक बड़ी इकाई बना रही हैं, तो वही बहुलक कहलाती है। उदाहरण में जैसे कपास जो है वह एक बहुलक है, क्योंकि कपास जो होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से। ठीक है, और सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज कई सारे ग्लूकोज के अणु मिल करके सेलुलोज बने, क्योंकि सेलुलोज पॉलीसेकेराइड में आता है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए संश्लेषित रेशों के प्रकार। सबसे पहले है यहाँ पे रेयॉन। रेयॉन क्या होता है, रेशम के समान गुणों वाला जो रेशा होता है जो कि कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया है। रेशम अगर देखें कि रेयॉन जो होता है ये रेशम की तरह ही क्वालिटी, गुणों में, दिखने में, हर चीज़ में रेशम की तरह लगता है। ठीक है, लेकिन ये किससे बना होता है, कास्ट लुगदी। तो देखिए हम लोग की जो नेचुरल जो है प्रोसेस है उसका यूज़ कर रहे हैं एक सिंथेटिक फाइबर बनाने में। ठीक है, तो ये यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया है। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यह रेशम से सस्ता होता है। रेयॉन को कपास के साथ मिला करके बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं। बिस्तर की चादरें जो शाइनियल होती हैं और बिस्तर की चादरें नॉर्मली जैसे बनती हैं, तो वो कपास के साथ मिला करके रेयॉन को यूज़ किया जाता है। ऊन के साथ मिला करके जो कालीन खूबसूरत बनाई जाती हैं वो भी इन्हीं चीज़ से बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ये रेयॉन निर्मित जो वस्तुओं का चित्र है कि ये कालीन देखिए किस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद जो पर्दे वगैरह हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। अब पर्दे जो हैं वो नायलॉन में आएंगे। नायलॉन निर्मित जो वस्तुएं हैं, अब आगे हम लोग नायलॉन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या है, ब्रश है, रस्सी है, मोज़ा है और जो है कर्टन पर्दे वगैरह हैं। यहाँ पे नायलॉन का एक और एग्जांपल दिया गया है, पैराशूट। और जो पहाड़ चढ़ने वाली जो रस्सियाँ होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, तो उनके लिए भी नायलॉन का ही यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे नायलॉन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, एक संश्लेषित रेशा है नायलॉन, प्रथम, और ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। पीछे वाला जो रेयॉन जो था वो प्राकृतिक जो पदार्थ जो थे उनसे मिलकर के बना था, उन्हीं का ही रासायनिक जो उपचार किया गया था तो उससे बना था। लेकिन नायलॉन जो होता है ये पूरा पहला जो है संश्लेषित रेशा है। ठीक है, पूर्ण रूप से बना, क्योंकि ये किससे बना होता है, कोयले, जल और वायु से निर्मित किया जाता है। ठीक है, नायलॉन किससे बना होता है, कोयले, जल और वायु से निर्मित होता है। यह रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ, प्रबल यहाँ पे मजबूत बहुत होता है, प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, खींचने की क्षमता होती है। ठीक है, हल्का होता है और इसी के साथ साथ चमकीला और धुलने में सुगम होता है, आसानी से धुल जाता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। कपड़ों के मेनली अगर निर्माण में देखा जाए तो ये नायलॉन के कपड़े आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नायलॉन रेशों की प्रबलता के कारण, नायलॉन के जो रेशे होते हैं इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि उनके कारण ही इनका उपयोग पैराशूट ऊपर का जो भी हम लोग देखा था उसको बनाने में और चट्टानों पर चढ़ने हेतु जो रस्से बनाए जाते हैं उनमें किया जाता है इनका यूज़। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो है कई वस्तुएं भी नायलॉन से बनती हैं, जैसे जुराबे हैं, रस्से, तंबू जो टेंट वगैरह जो है लगाए जाते हैं, और दांत साफ करने वाले जो ब्रश होते हैं वो भी नायलॉन के ही बने होते हैं। कारों की सीट के जो पट्टे होते हैं, स्लीपिंग बैग, पर्दे, ये सब नायलॉन के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नायलॉन के बारे में ये बताया गया कि एक नायलॉन तार इस्पात की तार से भी अधिक
प्रबल होता है। यानी कि जो इस्पात यानी स्टील का जो वायर है, अगर उससे नायलॉन के जो है तार से अगर तुलना की जाए तो नायलॉन का तार जो है वो उससे ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है नायलॉन के बारे में एक और चीज़ है, ये मिस प्रिंट है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलीएस्टर वास्तव में एक रसायन है जो कि एस्टर कहलाता है, और जो है ये एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। ये एस्टर जो है इसी की ही जब इकाइयाँ वही बहुलक बनेगा जब जा करके, तो उससे पॉलिएस्टर पूरा बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। जो फलों में जो उनकी स्मेल होती है वो एस्टर के कारण होती है। पॉलीएस्टर के रेशे पॉलीएस्टर जो होता है उससे बने जो उनके रेशों से बने जो कपड़े होते हैं वो आसानी से उनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। आपने सुना होगा कि जो पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं उनमें ईजिली सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और बहुत आसानी से धुल भी जाते हैं। इसी में ही जो पॉलीएस्टर है उन्हीं में ही कुछ आते हैं यहाँ पे, जैसे है टेरिलीन। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। ठीक है, इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। इसके अलावा एक और है जिसे हम पीईटी बोलते हैं, पॉलीएथिलीन टर्थिलेट, एक बहुत ही सुपरिचित पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें बनाने में देखा होगा आपने, बॉटल्स को बनाने में या बर्तन को बनाने में, फिल्म या फिर जो है जो तार वगैरह जो है उसको बनाने में। ठीक है, और बहुत सी अधिक उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनके में इसका यूज़ किया जाता है, पीईटी का। ठीक, तो ये थे पॉलिएस्टर और उनके एग्जाम्पल कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, तो अब आगे देखिए, ये जो पॉलिएस्टर हैं वो उन कपड़ों को किन नामों से जाना जाता है? पॉलिएस्टर से बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से जाने जाते हैं। मतलब इन्हीं नामों से ये बेचे जाते हैं। ठीक है, पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट वगैरह। पॉलीकॉट जो होता है ये पॉलिएस्टर प्लस कपास, यानी कपास के साथ पॉलिएस्टर को जो है मिला दिया जाता है तो वो पॉलीकॉट बनता है। पॉलीवूल जो कपड़े होते हैं उनमें पॉलिएस्टर और ऊन मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ये इनकी जो बनावट भी यहाँ पे बता दी गई है कि आखिर जो पॉलीकॉट बना है तो वो किन से मिल करके बना होगा। इसके बाद देखिएगा, पॉलिएस्टर के बारे में तो हो गया। एक और संश्लेषित रेशा है जिसे हम कहते हैं एक्रिलिक। ऊन जैसी दिखाई देने वाले अनेक अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे एक्रिलिक कहलाते हैं। तो ये ऊन की तरह दिखाई देते हैं पूरी, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऊन जैसी लगती हैं। अब इससे बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं वो सस्ती भी होती हैं, टिकाऊ भी होती हैं। ये विविध रंगों में ये उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कलर में ये प्राप्त हो सकते हैं। संश्लेषित रेशों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा। गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं। जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। तभी इससे बने जो कपड़े होते हैं वो जलने पर पिघल कर शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है, अतः इन्हें प्रयोगशाला या फिर जो रसोई घर है उसमें कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे रसोई घर में काम कर रहे हो, चाहे किसी प्रयोगशाला में जहाँ पे आग का यूज़ मेनली किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अक्सर करके जो लेडीज़ पॉलिएस्टर की साड़ियाँ पहन करके चली जाती हैं, तो मेनली पॉलिएस्टर का चाहे जैसा भी कपड़ा हो उसे पहन करके ऐसी जगहों पे नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि गर्मी पाने पर वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जिन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं, उनके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो संश्लेषित जितने भी रेशे होते हैं वो सब पेट्रोलियम मूल के जो कच्चा माल पेट्रो रसायन जिसे कहते हैं उससे बने होते हैं। संश्लेषित रेशों की गुणधर्म में देखिए, संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं। ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। मतलब अगर जैसे कपड़ा अगर किसी भी सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है तो वो धूप में बहुत जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, अधिक चलाऊ होते हैं, मतलब ज़्यादा दिनों तक चल जाएंगे, फटेंगे नहीं। कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं, आसानी से उन्हें और मतलब ईजिली उन्हें रखा भी जा सकता है, यूज़ भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है, अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे जाने देखिए, इसमें संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है। ठीक है, प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है, इसे रंगा और पिघलाया भी जा सकता है तथा बेल कर चद्दरों में बदला जा सकता है, इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। तो अगर देखें तो प्लास्टिक का हमारी लाइफ में बहुत जगह रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि और पुनः चक्रण, मतलब अगर जो प्लास्टिक यूज़ किए गए हैं उनके बाद फिर वो वेस्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, उनको पुनः चक्रण भी उनका किया जा सकता है। लेकिन किन का किया जा सकता है ये भी अभी देखेंगे।
ठीक है। और फिर इनको वही चद्दर में या तार बनाने के उपयोग में मतलब ये इन सारी जगहों पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ देखिए एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ये यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, देखिए इनके बारे में एग्जाम्पल, ये पिक्चर देखने से पहले हम लोग यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है पॉलीथीन, इसके एग्जाम्पल में दी गई है, प्लास्टिक के एग्जाम्पल में पॉली प्लस एथीन से ये मिलकर के बना है। ठीक है, एथीन के पॉली ग्रुप मिलकर के पॉलीथीन बनाते हैं। ये पॉलीथीन प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है। ठीक है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली जो पॉलीथीन थैलियाँ होती हैं उनके बनाने में काम आता है। अब इन्हीं में ही है थर्मोप्लास्टिक। क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक? जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, उनका शेप भी चेंज हो जाए, ठीक है, सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, ईजिली उनको जो है मोड़ करके अच्छा सा शेप दिया जा सके। तो पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए पॉलीथीन और पीवीसी का। ठीक है, इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों की बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु बनाया जाता है। अब यहाँ हम लोग देख लें कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो कौन सा है। तो ये देखिए यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो प्लास्टिक का डिब्बा है वो भी थर्मोप्लास्टिक का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं ये भी थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया थर्मोप्लास्टिक के बारे में। फिर है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक है उनको दो पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है। एक है थर्मोप्लास्टिक, जिसके बारे में हम लोग ने देख लिया कि उनको ऐसे प्लास्टिक जिनको कई शेप दिए जा सकते हैं। ठीक है, उनको पिघलाया भी जा सकता है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैसे होते हैं? कुछ ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में अगर ढाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, यानी ये इनका एक ही बार में खाली यूज़ होगा। ठीक है, तो उनकी उदाहरण में है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन की यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए इस चैप्टर में जो ये बताया गया है कि जो प्लास्टिक है उनकी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, और मेनली उनके जो उदाहरण है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेकेलाइट का यूज़ देख लेते हैं। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट जो होता है ये एक ऐसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, तो मतलब बेकेलाइट जो है उनसे बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, बहुत जगह इसका यूज़ हो जाता है। यह आग का प्रतिरोधक है। मेनली आग से बचाने के लिए अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो ये प्रतिरोधक की तरह काम करेगा तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। जितने भी अन्य प्लास्टिक हैं उनकी अगर तुलना की जाए तो ये जो है जो मेलामाइन होता है ये ऊष्मा को सबसे ज़्यादा इसको अधिक उसकी क्षमता रखती है ऊष्मा को सहन करने की। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो कि आग का प्रतिरोध करते हैं। यानी आग का विरोध करने वाले चाहे वो बर्तन हो चाहे वो कपड़े हों, उनके लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इनको देख लेते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या क्या आ सकते हैं। तो ये देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं जिनमें बोल्ट है, प्लेट भी है। ठीक है, यहाँ पे कई सारी प्लेट्स वगैरह का भी दिखाया गया है। तो ये सब जो है प्लास्टिक से बने हुए इंस्ट्रूमेंट का दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे कुछ और यूज़ है प्लास्टिक के, उनमें क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी खाद्य सामग्री, चाहे वो जल हो, दूध हो, अचार हो, सूखे मेवे हो आदि के संचयन करने के लिए प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक है। जनरली अगर देखें तो हम लोग अपने इर्द गिर्द ही देखें, अक्सर करके हर एक घर में कोई एक ऐसा घर नहीं है जहाँ पे मतलब मोस्टली लोग जो होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे जो भी हो, वो अपने किचन वगैरह में जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं उन सब में जल वगैरह ये सब के लिए जनरली बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक का यूज़ होता है। ठीक है, चाहे जैसे भी दूध रख रहे हों, सूखे मेवे रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो तो प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं। अच्छा, ये क्यों इतना लोकप्रिय है? क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक के पात्र होते हैं वो थोड़ा सबसे सुविधाजनक क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इनका कारण ये है कि इनका भार एक तो बहुत हल्का होता है। ठीक है, दूसरा कम कीमत में ईजिली मिल जाते हैं, अच्छा सामर्थ्य होता है इसमें जो है मतलब जितना स्टोरेज ये रख सकते हैं अपने आप अपने अंदर संभाल सकते हैं, तो इनका एक सामर्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, उपयोग में आसानी होती है। ठीक है, ईजिली यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा हल्के होने के कारण इनका उपयोग, अब ये जो यहाँ पे जो प्लास्टिक दिए गए हैं, ठीक है, वो इतने हल्के होते हैं कि इनका उपयोग हम कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गया मतलब यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में क्वालिटी थी वो हो गया। अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण में पहला है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जो है वो अभिक्रिया नहीं करती है। प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उनका संचारण आसानी से नहीं होता है, इसलिए उनका प्रयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु होता है। तो हमने ये देखा कि प्लास्टिक जो है अनअभिक्रियाशील है, ठीक है। जिस तरीके से जैसे लोहा है उसको अगर हम थोड़े खुले में छोड़ दें तो वो जल और वायु के साथ रिएक्शन करके तुरंत उसका संचरण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसका वो कहीं पे भी पड़ा रहे, वो जैसी स्थिति में पहले था वैसी स्थिति में बाद में भी रहेगा। तो संचारण आसानी से इनका नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको रसायनों की, जहाँ पे जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। मेनली पदार्थों को रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इनके यूज़ हो गए। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। ये भी एक अभिलाक्षणिक गुण है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्के होते हैं, प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं, चिरस्थायी होते हैं, काफ़ी समय तक चल सकते हैं। विभिन्न आकारों और साइज़ों में इनको ढाला जा सकता है, ठीक है। अतः विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया भी जा सकता है। अलग अलग उपयोग में, अलग अलग उद्देश्य में इनका यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं और ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से मोस्टली जो है प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। थर्ड है प्लास्टिक कुचालक हैं। तो प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए जो बिजली के तार होते हैं, जब प्लास्टिक इनके जो है कुचालक हैं, तो बिजली के जो तार होते हैं या खाना बनाने वाले जो पात्र होते हैं उनके हत्थे प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ऊष्मा और विद्युत दोनों के ही कुचालक होते हैं। एक नोट यहाँ पे देखिए, ये नोट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें है प्लास्टिक का प्रयोग दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घाव को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र में यूज़ होता है, ठीक है। तो देखें हम लोग कि जो है अगर चिकित्सीय व्यवस्था के बेस पे देखें तो प्लास्टिक का उपयोगी भी जो है कई जगह हो रहा है, ठीक है। धागे हैं, सिरिंज है, चिकित्सक के जो दस्ताने हैं उन सब में। इसके अलावा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? ये एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक का ही जो है मतलब प्रकार है इसका, जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल जो है वो चिपकता नहीं। यह भोजन पकाने वाले जो पात्र होते हैं, बर्तन, उन पर ना चिपकने वाली जो परत होती है उसके लिए मेनली इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं नहीं, हम लोग जाते हैं नॉन स्टिकी पैन दे दीजिए, नॉन स्टिकी कढ़ाई दे दीजिए। तो जो ये नॉन स्टिक पैन, कढ़ाई या चम्मच वगैरह जो भी होते हैं, ये इनमें पदार्थ जो हैं वो चिपकते क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें टेफ्लॉन की लेयर लगाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा है कि आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके परिधानों, उन लोग जो जो है अपनी ड्रेस कोटिंग करते हैं, जो ड्रेस पहने रहते हैं, उनमें मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, ठीक है। तो वो जो इनकी ड्रेस होती है मेलामाइन प्लास्टिक जो होता है, जिसको हम लोग ने देखा था कि सबसे अच्छा ऊष्मारोधक होता है, ठीक है। तो इसकी परत चढ़ी रहती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, ठीक है। तो मतलब कि आग के अंदर तभी वो लोग जो है चले जाते हैं और वो आग से बचाने का मेनली काम करते हैं। इसके बाद है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है सब्जी एवं फल के छिलके, इनको अगर कुछ दिनों के लिए हम अगर मिट्टी में गड्ढा खोद करके इनको डाल दें तो हम कुछ दिनों में ही देखेंगे कि ये जो पहली स्थिति थी वो फिर अब गायब हो चुकी है, वो अब सरल पदार्थों में मतलब स्मेल वगैरह ये सब आने लग जाएगी, ठीक है। बचा हुआ भोजन है, कागज़ है, सूती कपड़ा है, लकड़ी है, ऊनी वस्त्र आदि, ये सब जो है वो जैव निम्नीकरणीय है। ये कुछ ही दिनों में इनके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा है जैव अनिम्नीकरणीय। जैव अनिम्नीकरणीय क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्रक्रियाओं द्वारा, प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं। तो देखिए कि इनमें जो विघटन होता है वो होता तो है, लेकिन सरलता से इनका विघटन नहीं होता है, जैसे कि जैव निम्नीकरणीय में जो है उनका हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे दिया गया है टिन है, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के जो डिब्बे हैं, अगर हम इनका ये कहें कि ये पदार्थ जो हैं वो मतलब विघटित होंगे कि नहीं होंगे, तो इनके विघटित होने में कम से कम 100 या 200 वर्ष लग जाता है, ठीक है, धातु की जो चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक की थैलियाँ दी गई हैं। प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं इनको तो जो है मतलब इनका कन्वर्ट होने में इनको कई वर्ष लग जाते हैं, तो इतना इतना टाइम होता है, इस वजह से ये जैव अनिम्नीकरणीय में आते हैं।
इसके बाद है प्लास्टिक से नुकसान। अब जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों ने देखा जो जैव निम्नीकरणीय के अलावा जैव अनिम्नीकरणीय जो है उनका यूज़, तो प्लास्टिक जब तक कि सीमित मात्रा में है तब तक कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे ही इनकी मात्रा वही कहते हैं कि अंधाधुंध होने लग गई है, ठीक है, मतलब उनकी लिमिट से ज़्यादा उनका यूज़ होने लग जाएगा, तब जो है प्लास्टिक नुकसान बन जाएगा। तो कैसे? क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेते हैं, अतः ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। पहली बात तो ये गल नहीं रहे, अगर हम इनको मिट्टी में दबा करके रख भी देंगे तो कई वर्षों तक ये वैसे ही रहेंगे, तो ये पहली तो गलते नहीं है। दूसरा है कि इनके अगर मान ली हम एक और जो है कोशिश करें कि इनके पदार्थों को जलाएं, मतलब जो प्लास्टिक है उनको जला करके ख़त्म कर दें, तो इनको जलाने पर ये लंबा, पहली बात तो जलने में ही ये लंबा समय लेते हैं, दूसरा ये भारी मात्रा में विषैली गैस या धुआं वगैरह जो है वो उत्सर्जित करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए, अगर हम इनका अंधाधुंध यूज़ करने लग जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, एक वक्त में आकर के बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बचाव यानी कि प्लास्टिक के जो उपयोग है इससे हम, या प्लास्टिक से होने वाली जो हानियां हैं उनसे हम बच कैसे सकते हैं। तो प्लास्टिक की इस समस्या से बचने के लिए हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना होगा। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक के उपयोग को ही कम करना होगा, ठीक है। तो अब उनमें पॉलीथीन है या जो भी हैं, तो जो उनका जो उपयोग है उनको कम करना होगा। तो कैसे कैसे उनकी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं, जैसे आपको कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करना होगा, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करना होगा। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय जो अपशिष्ट हैं, जो कूड़ा करकट घर से निकल रहे हैं, उनको अलग अलग इकट्ठा करना है। तो उनके लिए बाल्टी अलग अलग होनी चाहिए कि जैव निम्नीकरणीय किस में रखेंगे, जैव अनिम्नीकरणीय किस में रखेंगे। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना। प्लास्टिक अपशिष्ट जो है, इनमें कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जो कि जो है मतलब इनका फिर से चक्रण हो सकता है, ठीक है, तो ये इनमें आ जाएंगे। इसके अलावा है, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत को याद रखना होगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें 5R सिद्धांत को याद करना होगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो चाहे जितना भी कर ले, जब तक कि हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें उससे जो है रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो देखिए 5 जो R सिद्धांत दिए गए वो कौन कौन से। पहला है उपयोग कम करिए, जो प्लास्टिक है उनका उपयोग कम करिए यानी रिड्यूस करिए। पुनः उपयोग करिए, रीयूज़ करिए, उसको एक बार जैसे यूज़ कर लिया है उसको फिर से पुनः यूज़ करिए। जैसे पॉलीथीन वगैरह है उनको अगर यूज़ कर लिया है तो उनको जो है जो साफ़ हों या उनको स्टेराइल करके, जैसे भी जो साफ़ पॉलीथीन हो उनको वापस से धो करके उनका यूज़ किया जाए, तो रीयूज़ हो। पुनः चक्रित करिए, रिसाइकिल करिए, ठीक है, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर करिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो पॉलीथीन का दिया गया था वो तो और ज़्यादा अगर मतलब कि यूज़ में अगर लाएँ तो ये तो हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेनली अगर प्लास्टिक की बात की जाए, जैसे कि कोई जो है कोई पात्र है, कोई फ्लास्क वगैरह है या कोई बॉटल है, ठीक है, कोई डिब्बा कोई बॉटल है, तो उसमें हम कलरफुल उसको कलर करके हम उसमें एक वास की तरह उसका यूज़ कर सकते हैं, एक गमला बना सकते हैं, उसमें पेड़ मतलब बॉटल वगैरह का तो मोस्टली इसी में यूज़ होता है, ठीक है, तो उसमें हम पेड़ को भी उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनका रीयूज़ कर सकते हैं। पुनः चक्रित करिए, रिसाइकिल, जिन पदार्थों का जो है जिन प्लास्टिक का रिसाइकिल हो सकता है, पुनः चक्रण हो सकता है, उनको पुनः चक्रण करिए। पुनः प्राप्त करिए, पुनः चक्रण के बाद फिर से वो प्राप्त हो जाएंगे, फिर से उनका यूज़ करिए तो रिकवर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो उपयोग ना करना सबसे बढ़िया तो यही है कि उपयोग ही ना करिए, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज़, ठीक। तो ये था, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक और इसमें जो मेनली सिंथेटिक फाइबर दिए गए इन दोनों ही के बारे में, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।